Hello everyone. Okay, so hope you all are doing good. This is Yogita. Welcome back to my YouTube channel, and today we are going to start with the Rolac Act. So as you have seen the previous section and the previous video, please do watch for the next videos for further topics, and please do watch the previous video for the previous topics. Okay, so Rolac Act, which was now what happened कि जब सत्याग्रहीज were doing this much, so obviously Britishers were feeling angry. So what happened कि जब कोई भी इंसान गुस्सा होता है, obviously what he will do? He will shout, he will beat up. So उन्होंने क्या किया? They passed the Rolac Act. और Rolac Act का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो किसने पास किया था? Let's start. So it was passed by Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council ने उसको पास किया था and in 1919. So what was the main objective? ये क्या करता था? It gives Britishers the enormous powers. For what enormous powers? For the detention of the political leaders. Actually detention होता है कि जब कर्फ्यू टाइप का होता है, जब किसी को बाहर ना आना दिया जाए या अंदर ना आने दिया जाए, एक टाइप से सील कर देना उस चीज को. डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, किसी को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था या किसी को अंदर नहीं आना देना चाहिए था. और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इतना ऑपरेशन हो रहा था या इतनी जो मूवमेंट्स हो रही थी वो सब बंद हो गई थी. एंड दिस वाज टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज. पॉलिटिकल एक्टिविटीज वही होती है जो मूवमेंट्स जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करी गई थी या जो ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए बनाई गई थी मूवमेंट्स, उन सबको बंद करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये एक रॉलैक एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से ताकि ये सब मूवमेंट्स बंद हो जाएं. अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ इंडियंस के. जब रॉलैक एक्ट हुआ, ऑब्वियसली उसके रिएक्शंस भी होंगे. इंडियंस ने क्या किया उस रॉलैक एक्ट पे जो पास हुई थी? नेशन वाइड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल. वो अब एक हड़ताल पे चले गए, which was led by Mahatma Gandhi on 6th April. Now just imagine how a hilarious way, how a suspicious day it would be. Hartal, a nationwide hartal, where all the people of the nation would gather together and stand against the British government. So what happened on that day? Rallies were held at places. Rallies of the political leaders जगह जगह पे इकट्ठा हो रहे थे, rallies हो रही थी, and workshops were closed. Workshops जब सारे workers strike पे जाएंगे, जब सारे लोग nation के strike पे जाएंगे, तो obviously workshops will be closed. Everything was closed. एक कर्फ्यू की तरह था, सब कुछ बंद हो गया था. So local leaders were kept in prison. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये देख के now they were not to encourage the Indians. जब वो एक गैदर होते हैं, obviously they will make a plan against the British government. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? लोकल जो लीडर्स होते हैं, जो छोटे छोटे लीडर्स होते हैं, वही सपोर्ट करते हैं बड़ी बड़ी हड़ताल को. इसी वजह से उन्होंने उसको जेल में रख दिया. They were kept in prison, local leaders. Then Mahatma Gandhi was refused from entering Delhi. That means कि महात्मा गांधी अगर दिल्ली में एंटर करते हैं, सो व्हाट हैपन कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर अगर एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे पीपल जो है उनके आसपास जो गैदर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक प्लान बनाएंगे. वो ऑब्वियसली फ्रीडम को इंकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही. दैट्स व्हाई महात्मा गांधी वाज रिफ्यूज्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली. अब हड़ताल को साइड में रख के अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट. एक्चुअली जलियांवाला बाग एक बहुत ही सुंदर सा, इट्स एन अमेजिंग प्लेस इन अमृतसर, पंजाब. सो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में हम सब ने पहले बहुत बार सुना होगा. इट्स वेरी कॉमन, बट देन आल्सो लेट्स स्टार्ट टुडे. So on 13th April, General Dyer caused an open fire on them after telling about the martial laws. Actually 13th April, 6th April को हड़ताल शुरू होने के बाद 13th April को बैसाखी, which is a Punjabi festival, बैसाखी, most of the people were celebrating in Jallianwala Bagh. So most of the people were gathered here, and this was the thing which Britishers were hating. So martial laws were applied on that day, and which those people who were celebrating were not aware of such things. So General Dyer, actually martial laws होते हैं जो जहाँ पे जो आर्मी होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है. An army has a full control over the country that are known as martial laws. तो martial laws अप्लाइड हो चुके थे, बट पीपल वर अनअवेयर ऑफ दैट. और जनरल डायर जलियांवाला बाग में आए एंड कोज्ड एन ओपन फायर. उनको बोला कि यू पीपल आर अनअवेयर एंड हैज गोज्ड अगेंस्ट the martial laws, so that's why he caused an open fire on them. Many of the innocents were killed.
बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी एंड दिस वाज द बेस्ट यू कैन से इंसिडेंट व्हिच वाज हैपेंड एट दैट डे. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि जनरल डायर वाज जस्ट टू एक ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे. सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव वाज जस्ट टू टीच अ मॉरल लेसन ऑफ गोइंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. अब बहुत सारे लोग जो हैं मूवमेंट्स कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे. सो जनरल डायर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, दोज हु वर गोइंग अगेंस्ट देम, दिस वाज द थिंग और दिस वाज द इंसिडेंट टू टीच देम अ मॉरल लेसन. एक लेसन, एक सबक सिखाने के लिए किया गया था कि जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगा उसकी यही हालत होगी. That's why this was practiced. And Jallianwala Bagh incidents, trust me, it was very sad incidents. जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जब लोगों ने पूछा जनरल डायर से, जनरल डायर ऑल्सो टोल्ड हिज ऑब्जेक्टिव कि उसका ऑब्जेक्टिव इस इंसिडेंट के पीछे क्या था. सो अब रिएक्शन पढ़ते हैं कि जो इंडियंस थे उनका इस इंसिडेंट्स के बारे में रिएक्शन क्या है. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, people grew out of mind and started clashing down government buildings and fighting with police. So they started fighting and burning all the government officials, burning all the buildings, all the institutions, and this was showing that people were out of mind. लोग अपने सूझबूझ खो बैठे थे and they were burning the government buildings जला दी थी, पुलिस के साथ हाथापाई हो गई थी and these were the actions of Indians. So then what happened? As a result, they were forced to rub their nose. अब Britishers को आया गुस्सा. Then what they did? They forced the Indians to rub their nose on the ground and to crawl, and they were forced to salute the Sahibs. Actually, Sahib एक higher authority होती है British government में. So they were forced to salute these kind of higher authorities. And then after that, after seeing this much scenario, ये सब कुछ देखने के बाद महात्मा गांधी को याद आया कि what was the main objective of सत्याग्रह. सत्याग्रह का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि to find the truth only and just to solve every problem with calmness and politeness. लेकिन ये सब होने के बाद महात्मा गांधी called of that movement. Which movement? सत्याग्रह movement. गांधी के सत्याग्रह मूवमेंट के बाद जब वो फ्लॉप हो गई या महात्मा गांधी ने उसे छोड़ दिया, नाउ इट कम्स कि महात्मा गांधी ने सोचा कि इफ मुस्लिम्स एंड इंडियंस विल नॉट बी यूनाइटेड, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, देन फ्रीडम विल नॉट बी देयर. उसका कोई स्कोप ही नहीं है, उसका कोई चांस ही नहीं है फ्रीडम का कंट्री में अगर इंडियंस और मुस्लिम्स कंबाइन नहीं करेंगे. हाउ दिस प्रॉब्लम वुड बी रिजॉल्व, ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी. ही वॉज थिंकिंग continuously after that, or he was continuously thinking of that how this problem can be resolved. वहीं पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट्स हमने पहले पढ़े थे. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफीट हुई थी ऑटोमन टर्की की, और ब्रिटेन ऑब्वियसली जीत गया था एंड टर्की वाज इन डिफीट. सो ऑटोमन टर्की एम्पायर. नाउ लेट्स टॉक ऑफ द खिलाफत इशू. अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है यहाँ से शुरू होगी एंड लेट्स टॉक सत्याग्रह मूवमेंट को या जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को थोड़ा सा साइड में रख के लेट्स टॉक ऑफ द खिलाफत इशू. सो खिलाफत इशू आफ्टर द डिफीट ऑफ Ottoman Turkey, there was rumors that खलीफा. अब खलीफा की बात करते हैं, एम्परर ऑफ Ottoman Turkey. सो खलीफा कौन था? एक स्पिरिचुअल हेड बोल सकते हो इस्लामिक वर्ल्ड का, एक सबसे ज्यादा जो हायर अथॉरिटी पे था, या जो आप बोल सकते हो कि इस्लामिक वर्ल्ड का राजा. ही वॉज खलीफा. ये रूमर्स फैल गए थे बहुत सारे कि जो खलीफा है वो बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी उसके खिलाफ प्लान की जा रही है एंड ही विल बी इन डेंजर. तो जब वो इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल हेड है, सो ऑब्वियसली मुस्लिम विल गेट एंग्री ऑन दिस कि वो डेंजर में है, तो वो आगे आएंगे उसे बचाने के लिए. सो नाउ व्हाट हैपेंड कि टू ब्रदर्स, मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों आए महात्मा गांधी के पास बोलने के लिए कि रिजोल्यूशन यही है, हमारे जो स्पिरिचुअल हेड है डेंजर में है एंड वी वांट अ कमिटी, या ऐसी कमिटी हो जिसमें इंडियंस और जो मुस्लिम्स है दोनों एक साथ हों और जिसकी वजह से हम जो है खलीफा को बचा सकें. एंड दिस वाज द खिलाफत इशू. अब खिलाफत इशू के बाद बनती है खिलाफत कमेटी, जो कि जो ओटोमन टर्की के एम्पायर थे खलीफा, उनको बचाने के लिए बनाई गई थी एंड विच कंटेन्स इंडियन एंड मुस्लिम्स बोथ. सो इसका फॉर्मेशन हुआ था बॉम्बे में इन 1919, मार्च 1919. और किस सेशन में हुआ था? कलकत्ता सेशन में हुआ था कांग्रेस में, सितंबर 1920 में. लेकिन बात दरअसल ये थी कि कांग्रेस वाज नॉट रेडी
टू अप्लाई दिस खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत जो इशू था उससे एग्री नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक इलेक्शन से ही ऐसा जो सोर्स है कि जिससे फ्रीडम मिल सकती है। लेकिन इफ वील जस्ट बॉयकॉट एवरीथिंग, अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सो इट विल नॉट बी रेडीली कि फ्रीडम आएगी हमारी कंट्री में एंड इट विल बी वेरी इजी टू टेक फ्रीडम और टू गेन फ्रीडम। तो इसी वजह से कांग्रेस वाज नॉट रेडी। बट देन ऑल्सो बहुत सारी कंसल्टेशन हुई, नेगोशिएशन हुई, उसके बाद जो है कांग्रेस भी मान गई, सभी नए नए लीडर्स मान गए एंड अब यहाँ पे शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक प्लान बोल सकते हो जो महात्मा गांधी और टू मुस्लिम ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने बनाया था कि कैसे होना चाहिए, जो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एक फॉर्मेशन है, एक न्यूमेरिकल फॉर्मेशन बनाई है जो कि है स्वराज प्लस खिलाफत इशू। स्वराज जो आप सब जानते होंगे कि स्वराज होता है अपना राज, दैट मीन्स आवर रूल ओवर द कंट्री, कि जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो आजकल चल रही है डेमोक्रेसी, उस रूल के बारे में बात किया गया है स्वराज प्लस खिलाफत इशू। स्वराज की मांग जो थी और खिलाफत इशू, बोथ ऑफ द डिमांड्स एंड विल कंबाइन एंड फॉर्म द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहां से शुरू होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो महात्मा गांधी की बुक थी एक जिसका नाम था हिंद स्वराज। What he mentioned in that book is कि हिंद स्वराज में लिखा गया था कि गांधी जी के थॉट्स वहां पे डिस्क्राइब किए गए थे। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो स्लेवरी हम फेस कर रहे थे उस टाइम पे, वी वर फेसिंग दैट काइंड ऑफ स्लेवरी, दैट वाज जस्ट बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर अस। मतलब जो इंडियंस थे वो कोऑपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ उनके ऊपर रूल करने के लिए, और यही था मेन मोटिव। अगर हम सब कोऑपरेट करना ही बंद कर देते हैं सो ऑब्वियसली ये ब्रिटिश डोमिनेशन जो है वो ऑब्वियसली कोलैप्स हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन जो है एक मूवमेंट बनाई जानी चाहिए। कैसे बनाएंगे, दैट वी विल लर्न नाउ। तो महात्मा गांधी की एक बुक थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्लेवरी वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन जो इंडियन शो करते थे ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स। सो अब उन्होंने बोला कि इसको एक जो है मूवमेंट बनाया जाना चाहिए। तो मूवमेंट कैसे बनाया जाना चाहिए, पहली बात तो सरेंडर करने चाहिए टाइटल। सरेंडर होता है मतलब रिमूवल, उन टाइटल्स को हटा देना चाहिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को दिए थे, जैसे सर हो गया, मैडम हो गया। सो ये जो नेम्स होते हैं ये पहली बात तो हायर अथॉरिटीज को ही बोले जाते हैं, जो इंडियंस हायर अथॉरिटीज में जो जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये जो नेम्स हैं इनको सरेंडर कर दिया जाए, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे they were just giving these kind of names to just influence those इंडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ये नाम दिए जाते थे। इसी वजह से इनको सरेंडर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सेकेंड वॉज बॉयकॉट एवरी इंस्टीट्यूशन सिविल सर्विस। अब बॉयकॉट का मतलब होता है पूरी तरह से यूज करना ही बंद कर देना, किसी भी चीज को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, सिविल सर्विस को, किसी भी काइंड की सर्विस जो हमें प्रोवाइड होती है उसको बॉयकॉट करना, मतलब उसको पूरी तरह से यूज करना ही बंद कर देना। तो ये बात थी कि जो इंस्टीट्यूशन जहां से उनको पैसे मिल रहा होता है यही थी कि उसको बॉयकॉट कर देना, उसको यूज ही करना बंद कर देना, ताकि उनको पैसे ही ना मिले, हमारी कोऑपरेशन उनको दिखे ही ना। तो इसके बाद उन्होंने इस पे और ज्यादा वर्क किया और शौकत अली और महात्मा गांधी एक समर वेकेशन पे गए, जो कि वेकेशन पे तो हम सब जाते हैं, बट उनका जो वेकेशन था, उनका जो टूर था नेशन का, वो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग था। एंड व्हाट वाज दैट फॉर? टू मोबिलाइज सपोर्ट। अब शौकत अली उनके साथ क्यों गए? जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें मुस्लिम्स का और इंडियंस का दोनों का साथ चाहिए था, दोनों का सपोर्ट चाहिए था। इसी वजह से मोहम्मद अली, शौकत अली को तो मुस्लिम्स की तरफ से लेके गए थे और महात्मा गांधी को इंडियंस की तरफ से, ताकि दोनों को यूनाइट किया जाए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कांग्रेस दैट वाज नॉट रेडी, कांग्रेस इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, खिलाफत इशू के लिए रेडी नहीं थी। बट बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई, बहुत सारी जो है कंसल्टेशंस हुई, जिनके बाद वो मानी थी। तो रिस्क था उसमें, उनकी जो मजबूरी थी इनको मना करने की, वो थी रिस्क एट पॉपुलर वॉयलेंस, मतलब वॉयलेंस ना हो जाए, उनका चांस ना गुम हो जाए फ्रीडम का, यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे भी और इकोनॉमिकल लेवल पे भी कहीं उनका चांस ना गुम हो जाए। इसी वजह से, यही रिस्क की वजह से कांग्रेस मान नहीं रही थी। बट देन आफ्टर सो मेनी नेगोशिएशंस इट वाज agreed and all the types of leaders were agreed by this non-cooperation movement. So at Nagpur session this non-cooperation movement was adopted. अब क्वेश्चन आता है कि कैलकाटा सेशन में क्या हुआ था? कैलकाटा सेशन में इसकी बात रखी गई थी और इसके ऊपर वर्क करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन नागपुर सेशन में इसको पूरी तरह से अडॉप्टेड किया गया था
एंड दिस वॉज द डिफरेंस कि कैलकाटा सेशन में इसको माना गया था कि इसको बात रखी गई थी, और नागपुर सेशन में इसको मान लिया गया था कि इस पे फुल ऑन लीगली वर्क होगा. एंड नाउ थैंक यू सो मच. सो प्लीज डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियोज फॉर द फर्दर टॉपिक्स. And okay, like, share, subscribe my channel. Thank you.